हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और सारे आपके बोर्ड में आने वाले सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जिसमें हम पूरे साल का कोर्स करेंगे यहाँ साउथ सिटी पीसीएमबी चैनल पे। हर सब्जेक्ट की अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी है जिन्होंने अपने अपने सेशंस में, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स में बहुत अच्छे जोन टॉपर्स क्रिएट किए हैं। हम लोगों ने सिटी टॉपर्स बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। यही करने हम आपके साथ आए हैं। पूरे साल का कोर्स आईसीएसई बोर्ड 10th क्लास को लेकर हम आपके सामने डिलीवर करेंगे। आईसीएसई 10th का कंटेंट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, जो स्पेसिफिकली बोर्ड्स ओरिएंटेड है। हम एनसीईआरटी के पीछे बहुत भागते हैं, हालांकि वो अच्छा भी है, लेकिन हमारे इस बोर्ड्स को लेकर के कहीं किसी के पास कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए हम आईसीएसई 10th को टारगेट कर रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें हेल्प नहीं मिलती, जिनका कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, उनका कंटेंट अवेलेबल होगा साउथ सिटी पीसीएमबी पर। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। फिजिक्स की क्लास चल रही है, क्लास 10th है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वर्क एनर्जी पार्ट सेकंड चैप्टर है, एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मैकेनिकल वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क की कंडीशंस हम देख चुके हैं। जो बात है आज है पोटेंशियल एनर्जी की। मेरी इच्छा पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को डील करने की है, लेकिन फिलहाल हम पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया जाए, आगे चलें। सबसे पहली बात तो फोर्सेस के कुछ नेचर को जानिए। फोर्स को जानिए। फोर्सेस बेटा दो तरह की हमें जानने को मिलती है। कौन कौन सी? पहली फोर्स कंजर्वेटिव, दूसरी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। अगर बेटा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछा जाए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछा जाए तो इनमें क्या अंतर है, तो मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना? थोड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। देखो, मान लो एक बॉडी है जो यहाँ ए पॉइंट पर रखी और उस बॉडी को इस बी पॉइंट पर ले जाना है। तो ए और बी से उस बॉडी को किसी इस पाथ से ले जाया गया होगा, हम कहते हैं पाथ 1। हो सकता है उस बॉडी को किसी पाथ 2 से ले जाया जाए, हम कहेंगे पाथ 2। उस बॉडी को किसी पाथ 3 से ले जाया गया तो हम कहेंगे पाथ 3। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं कहूं कि फर्स्ट पाथ का वर्क डन सेकेंड पाथ के और सेकेंड पाथ का वर्क डन थर्ड पाथ के बराबर है, अगर ऐसा है तो ऐसा सोचा जा सकता है कि वर्क डन सिर्फ इस बात पे डिपेंड किया कि हम ए से चले और बी पर पहुंचे। किस रास्ते से गए वर्क डन इस पे डिपेंड नहीं किया, क्योंकि रास्ते को जाते जाते रास्ता बदलने से वर्क डन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सर वर्क डन 1, वर्क डन 2 और वर्क डन 3 आपस में बराबर ना हो। वर्क डन 1, 2, 3 आपस में बराबर ना होने का अर्थ ये निकल कर आएगा कि सर आपने फोर्स तो उतनी लगाई, बॉडी वही थी, डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, लेकिन रास्ता बदल दिया और रास्ता बदलने से वर्क डन बदल गया। यानी अगर केस ऐसा दिखाई देगा बच्चों, जैसा मैं आपको यहां सेकंड दिखा रहा हूं, तो इस केस में आपको पता चलेगा कि जो भी फोर्स आपने लगाई उसका वर्क डन पार्टिकल को किस पाथ से मूव कराया जा रहा है उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करने लगा, तो सभी पाथ के लिए अलग वर्क डन होगा, इसलिए W1, W2, W3 बराबर नहीं होंगे। लेकिन यहां कहें तो हम देखें, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस रास्ते से गए उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेदर देन ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि ए और बी कौन से पॉइंट हैं, यानी कहां से शुरू किया। कहां से शुरू किया मतलब इनिशियल लोकेशन क्या है, और कहां तक गए यानी कि फाइनल लोकेशन कहां है। इनिशियल और फाइनल लोकेशंस ये डिसाइड करने की वर्क डन क्या होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो दो तरह की फोर्सेस, दो नेचर की फोर्सेस हमें दिखाई देती है। जब भी कभी बेटा ये नेचर दिखाई दे तो हम कहेंगे कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और जब ये नेचर दिखाई देगा तो हम कहेंगे वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। सर ये कब होगा, पाथ पे डिपेंड कब होगा और पाथ पे डिपेंड कब नहीं होगा? तो बेटा ये कुछ फोर्सेस होती हैं, जैसे फ्रिक्शन है, जैसे नॉर्मल है, जैसे ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। ये अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग नेचर है। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता ही करता है। अच्छा,
यानी कि ये वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ पे या नहीं करेगा, ये बात फोर्स के नेचर पे डिपेंड करती है। जब भी कभी वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, कुछ ऐसा आ जाए, तो हम ऐसी फोर्सेस को नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम देते हैं? कंजर्वेटिव। और ऐसे फोर्सेस को क्या नाम देते हैं बेटा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लियर हो गई। अब जबकि ये फोर्स क्लियर हो गई, तो क्यों ना इनकी परिभाषाएं बिल्कुल साफ सुथरी लिख ली जाए। व्हाइट कलर से था तो येलो कलर यूज करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस फोर्सेस हैं, फोर्सेस वर्क डन ऑफ विच इज independent of path। और यहां क्या लिखेंगे? forces work done of which depends on path। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव। सर ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या सोच कर नाम रखा गया? आपने मेरे हिसाब से कंजर्वेशन शब्द तो सुना ही होगा, किसी चीज का खत्म ना होना। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होती हैं जिनमें अगर हम वर्क डन निकालें तो जो वर्क डन है वो बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर है। तो जितना ट्रांसफर कर दिया गया बॉडी में एनर्जी का, वो एनर्जी खत्म नहीं होगी, बॉडी के अंदर स्टोर रहेगी, पोटेंशियल में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, उसको दोबारा से गेन किया जा सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में स्टोर नहीं होता। और क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में स्टोर नहीं होता, इसलिए वो हीट में, साउंड में, किसी भी तरह के डिफरेंट डिसिपेशन फोर्सेस में, लॉसेस में चला जाता है और वो एनर्जी को हम दोबारा रिट्राइव नहीं कर पाते। तो ये वो फोर्सेस हैं जिनके वर्क डन से एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये वो फोर्सेस जिनके वर्क डन से हीट, साउंड प्रोड्यूस होता है, परंतु एनर्जी स्टोर नहीं होती, लॉस हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब इनके एग्जांपल पढ़ने जरूरी है? जी हाँ। कंजर्वेटिव के एग्जांपल में आप ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल ले सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव नेचर में आप फ्रिक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, आप एयर ड्रैग का एग्जांपल ले सकते हैं, आप विस्कोसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पढ़ी जाएगी तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में जानकारी ली जाएगी। जवाब यहाँ इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो ध्यान दो, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होती है, इसका वर्क डन निकाल पाना क्लास 10th के अलजेब्रा के बस में नहीं, इसके लिए इंटीग्रेशन चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्लास 12th में आएगी। मैं इसके बारे में बोलूंगा जरूर, लेकिन हाँ, नीचे वाली दो फोर्सेस को डील कर पाना, उतनी मैथमेटिक्स हमने 10th में नहीं पढ़ी है, विल डील देम इन क्लास 11th एंड 12th। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत ग्रेविटी को समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी निकालते हैं। आप जानते हैं कि हमारे लिए अर्थ, जो हम दुनिया जी रहे हैं, इसमें अर्थ को गोल तो देख नहीं रहे क्योंकि हम तो अर्थ की सरफेस पे हैं, तो हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली अर्थ की सरफेस जो है वो फ्लैट है। अब फ्लैट सरफेस पर अगर डिस्कशन करें तो लॉजिकली हमारा जो एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जैसा भी है वो, इस पर लगने वाला जो इसका वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसे हम नाम क्या दे रहे होंगे बच्चा? mg। और इसी तरह से इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर आ रही होगी, बैलेंस्ड होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? कुछ खास नहीं, आप देखें इस बॉडी को यहां से उठाया जाएगा, इस बॉडी को यहां तक ले जाया जाएगा, एंड यू सी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे देते हैं क्या? h। कितना वर्क डन किया, ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h डिस्प्लेसमेंट किया। तो लॉजिकली फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है बेटा? ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ग्रेविटी की फोर्स का नेगेटिव है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? तो जवाब है नहीं, ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि अगर इस पार्टिकल को तुम सीधा ले गए ऊपर
तो भी उतना ही वर्क डन है, ऐसे टेढ़ा ले गए तो भी उतना ही वर्क डन। ध्यान देना हाइट बराबर होनी चाहिए, और तुम उठाकर इसे ऐसे लेकर गए तो भी वर्क डन उतना ही है। अच्छा, मतलब किसी भी शेप में ले जाए, किसी भी पाथ पे ले जाए, ग्रेविटी के वर्क डन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब है नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो बात अब सीखते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग बना ले अपने लिए, है ना? तो हेडिंग बनाए तो अच्छा रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सुंदर से हेडिंग बन गई। आओ देखो बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी समझते हैं। अब समझना, मैंने तुम लोगों को सिखाया था वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, याद है वो छोटू और मोटू की कहानी? ठीक वैसे ही वर्क डन बाय और अगेंस्ट देखना है। मैं जमीन जमीन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक पर ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो जो ग्रेविटी काम कर रही है उसका वेट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब इस फोर्स के अगेंस्ट तुम ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाओगे, जिसे तुम नाम दे रहे होगे एफ एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल फोर्स। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का होना है वो स्लो डिस्प्लेसमेंट होना है। स्लो डिस्प्लेसमेंट जब भी कभी बोला जाएगा, पूरा 11th 12th भी इसी कन्वेंशन के साथ चलेगा। स्लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी में आने वाला एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब जितनी फोर्स नीचे काम कर रही है उतनी ही फोर्स बेटा ऊपर भी काम कर रही होगी। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो एक्सटर्नल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी mg के। हम वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं, फायदा ये है कि वैल्यू इक्वेट की जा सकती है। अब वैल्यू इक्वेट की जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु ध्यान रखना है कि एफ एक्सटर्नल थोड़ी सी बड़ी, जरा सी, जिसमें आप वैल्यू में डिफरेंस कभी नहीं निकालेंगे, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि बॉडी धीमे धीमे ऊपर जा रही है। अच्छा साहब, बॉडी धीमे धीमे ऊपर जा रही है तो कैसे ऊपर जा रही है? ऊपर गई। अब जब बॉडी ऊपर गई तो यहां बन गई, जब बॉडी यहां बन गई वही बॉडी, तो कितना हाइट डिस्प्लेस हुई? तो आप कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है, और कहां है? ऊपर की तरफ। आप देखें एरो ऊपर की तरफ बना। हम कहेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वो ध्यान से देखना बच्चों। वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखोगे? तुम तुरंत कहोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच का एंगल। ग्रेविटी का फोर्स अगर तुम देखोगे बच्चा तो mg है, डिस्प्लेसमेंट को देखोगे बच्चा तो वो h है, लेकिन तुम देखो फोर्स कहां लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। तो आप देखें कि फोर्स है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एंगल आ रहा होगा 180 डिग्रीज। एंगल कितना आ रहा होगा? 180 डिग्रीज, अर्थात cos 180 डिग्री। आप सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू बेटा -1 होती है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि आप भूल जाइए ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में cos की वैल्यू। अगर ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो आप चाहे cos थीटा लगा लीजिए और चाहे नेचर चेक कर लीजिए, वर्क डन साहब -mgh ही आएगा। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी निकल आया। ठीक, ये तो नेगेटिव वर्क आ रहा है, लॉजिकली नेगेटिव आएगा। ग्रेविटी खींच रही है कि क्या इसको? नहीं, ग्रेविटी थोड़ी खींच रही है, हम खींचकर इसे ऊपर ले जा रहे हैं। अब क्योंकि ग्रेविटी खुद ही नहीं खींच पा रही, हम इसे ले जा रहे हैं, हमारा वर्क पॉजिटिव है, ग्रेविटी का नेगेटिव है। अच्छा, कौन सा केस है सर? ये एसेंड का केस है। एसेंड क्या होता है? एसेंड का अर्थ होता है जब बॉडी ऊपर राइज करती है, बॉडी ऊपर राइज की। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब डिसेंड भी हो सकता है कुछ? हाँ, डिसेंड भी हो सकता है। देखो डिसेंड का दिखाते हैं केस। मान लो हमारी बॉडी ऊपर थी तो कॉमन सेंस है इस प्राणी पर नीचे फोर्स लग रहा होगा, और हम इस बॉडी पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। देखो mg फोर्स लग रहा है, इसे स्लो लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और ये कन्वेंशन माना जा रहा है कि स्लो डिस्प्लेसमेंट। स्लो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही बोल दिया जाएगा आपकी खोपड़ी में सेटल हो जाएगा कि सर f एक्सटर्नल और mg लगभग आपस में बराबर है। परंतु आप ये जानते हैं कि इस बार क्योंकि डिसेंड का केस पढ़ने जा रहे हैं, बॉडी को नीचे आना है, तो एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा छोटा ही होना पड़ेगा, mg को थोड़ा सा बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी तो नीचे आएगी। हालांकि वैल्यू को बराबर ले रहे हैं।
यानी एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 है। बहुत स्लोली नीचे लेकर आना है। ठीक है भाई, मजा आ गया। अब ध्यान दें, बॉडी इवेंचुअली चलकर यहां तक आ गई। जब यहां तक आई तो क्या हुआ? तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने कहा कितना हुआ? तो आपने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं h। अच्छा, किस तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है? तो सर ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। आपको कैसे पता नीचे की तरफ है? अबे नीचे दिख रहा है भाई, ऊपर से नीचे ला रहे हो ना। तो केस कौन सा बना? तो चीख कर कहो कि केस बना डिसेंड का, नीचे आने का केस है, डिसेंड का केस है। अच्छा, डिसेंड का केस है, ठीक है। चलो बातें करें काम की। मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो तुम कहोगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम। अब तुम ध्यान देना कि इस बार ग्रेविटी का फोर्स कहां काम कर रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है ना। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कहां है बेटा? नीचे की तरफ। तो दोनों एक ही दिशा में? हाँ, एक ही दिशा में। एंगल 0 है? हाँ 0 है। तो आप लिखेंगे ग्रेविटी का फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, थीटा बेटा cos 0। तो लॉजिकली इसकी वैल्यू +1 आ जाएगी एंड यू विल गेट प्लस mgh एज योर वर्क डन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में पॉजिटिव आ रहा है। अरे वाह, ग्रेविटी का वर्क डन पहली बार में भी mgh ही आया था और इस बार भी mgh ही आया है। तो ग्रेविटी का वर्क क्योंकि mgh आ रहा है तो कभी भी चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन एसेंड के टाइम पे नेगेटिव आया था और डिसेंड के टाइम पर पॉजिटिव आया है। तुरंत ही हम एक यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं भैया, बाई ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज ना करना, है ना। मन मंदिर में बिल्कुल सजा लो कि बाई द ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है। ध्यान रखना बच्चों, एसेंड के केस में माइनस mgh और डिसेंड के केस में प्लस mgh। एसेंड और डिसेंड शुद्ध सात्विक अच्छे दो केसेस बनाए आपने, मजा आ गया। हाँ, अब हमने अभी क्या किया इन दो केसेस में बेटा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, एसेंड में और डिसेंड में। अगला पार्ट हम क्या करेंगे? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सुंदर सी हेडिंग बन गई? हाँ सर बन गई। वो छोटा बड़ा हो गया, होने दो। तुम्हें तो वर्क डन से मतलब है, राइटिंग से क्या मतलब है? चलो काम करते हैं। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है? ध्यान दो कि जैसे ये मार्कर है, मैंने इसे पकड़ा। अब ये मार्कर पे इसका वेट नीचे काम कर रहा है। मैंने इस पे नॉर्मल लगा रखा है ऊपर, हाँ लगा रखा है। अगर इस बॉडी को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो जो मेरी फोर्स का वर्क है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है। अगर ये बॉडी नीचे भी जा रही है तो मेरी फोर्स का जो वर्क है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है। अच्छा, यानी ग्रेविटी के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं उनका जो वर्क होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कहलाएगा। जवाब है हाँ। आइए, पहला केस एसेंड का, ठीक है। एसेंड का मतलब दो केसेस बना लेने चाहिए। इतना डिस्प्लेसमेंट मान लेना चाहिए, इस डिस्प्लेसमेंट को बेटा h बोल देना चाहिए एंड एज यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। इस वजह से केस कौन सा बन गया बेटा? एसेंड का केस बन गया। अच्छा, इस पर तुम तुरंत चीखने लग जाओगे कि सर नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। और हम फिर से वही कन्वेंशन मानकर चल रहे हैं कि स्लो डिस्प्लेसमेंट है। और स्लो डिस्प्लेसमेंट का अर्थ हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो mg के नियरली बराबर होगी और इस वजह से हम पाएंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो नियरली 0 होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ना आपके स्कूलों में और ना आपकी किताबों में ये जो मैं कन्वेंशन लिखकर दे रहा हूं ये लिखकर नहीं मिलेगा। अब ये लिखकर ना मिलने का मतलब ये होता है कि बच्चा कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देता है, और क्योंकि इस पर ध्यान नहीं देता उसे तो लगता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है, और हमेशा काम करने वाले कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में आते ही सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। एक्चुअली वहां भी नहीं पढ़ाया जाता है, 11th में भी नहीं बताया जाता है। तो लगता है कि सब कुछ अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड में बच्चा कोलैप्स हो जाता है, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं बच्चों के। इसलिए कॉन्सेप्ट को इन डिटेल जानना जरूरी है, एक एक परत खोल के देखनी जरूरी है, सुपरफिशियल लेवल पे नहीं। इसलिए मैं सारी बातें लिख कर चल रहा हूं, इसे देखिएगा अच्छा लगेगा आपको। अब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी बात कर रहा हूं,
मैं बाय द ग्रेविटी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। अब क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात हो रही तो मैं ग्रेविटी के फोर्स की बात थोड़ी करूंगा, मुझे तो बात करनी है एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की। एसेंट का केस है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है का मतलब ये है कि फोर्स भी बेटा अगेंस्ट वाली मैंने ऊपर ही लगा रखी, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है। तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, cos 0 + 1 होता है, वर्क डन पॉजिटिव है। तो चलो वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो तुम क्या लिखोगे, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, cos 0 की वैल्यू +1, तो मेरे लिए आ गया बेटा F एक्सटर्नल इनटू H, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। अब तुम जानते हो कि एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स को mg से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वो तो बराबर फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, आंसर आ गया। अब आप देखिएगा कि जो मैं आपको mgh पॉजिटिव निकाल कर दिखा रहा हूं, वो आपको किताब बिना ये बताए कि डिस्प्लेसमेंट स्लो है निकाल कर दिखाती। बच्चे को लगता है कि अगेंस्ट द वर्क जो है वो हमेशा mgh आएगा, पर सोच कर देख, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स mg के बराबर ना होता, इससे ज्यादा होता, तो क्या वर्क डन ज्यादा आता? जवाब है हाँ, ज्यादा आता, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला F एक्सटर्नल इनटू H है। जब तक F एक्सटर्नल की जगह mg रिप्लेस नहीं करोगे, तब तक अगेंस्ट द ग्रेविटी mgh वर्क डन नहीं आएगा, और ये रिप्लेस तब हो पाएगा जब वो दोनों बराबर होंगे। स्लो डिस्प्लेसमेंट में mgh वर्क लिखा जाता है। अच्छा, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी के वर्क में जब असेंड हो रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क आएगा, और वर्क कितना आएगा? mgh वर्क आएगा। अब चर्चा किसकी करें बेटा? डिसेंड की करते हैं। लुक एट द डिसेंड पार्ट। टन 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 टन। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो नीचे की दिशा में, आपको समझ में आना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है। फिर आप तुरंत ही इस पर फोर्स मार्क करने लग जाइएगा। फोर्स मार्क करेंगे तो कैसे फोर्स मार्क करेंगे देखिएगा। फोर्स मार्क करेंगे तो ये mg होगा और ये होगा F एक्सटर्नल। तुम जानते हो कि तुम चर्चा ग्रेविटी की नहीं अगेंस्ट द ग्रेविटी की कर रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तुम्हें निकालना है। अब क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे? फिर से वही कन्वेंशन, सबसे पहले तो लिखो केस कौन सा है, तो तुम कहोगे डिसेंट का केस। ठीक है, किसका केस? डिसेंट का केस। फिर से कन्वेंशन लिखना जरूरी, मैंने कहा है कि लिख कर करेंगे तो बात बनेगी। हम कहते हैं कि स्लो डिस्प्लेसमेंट। स्लो डिस्प्लेसमेंट का क्या अर्थ है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगभग mg के बराबर है, जिसकी वजह से बॉडी पे आने वाला एक्सेलरेशन लगभग 0 है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें mg और F एक्सटर्नल बराबर होने पे एक्सेलरेशन कैसे 0 हो रहा है? ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, उससे बना नेट फोर्स 0, और जब भी नेट फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। इसी वजह से एक्सेलरेशन को अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लिया गया। ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की चर्चा करते हैं। तो हमारा वर्क डन होना चाहिए F एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू बच्चा क्या? cos थीटा। अब बच्चा बहुत इत्मीनान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। F एक्सटर्नल को F एक्सटर्नल ही रहने दो, H को H ही रहने दो, cos और थीटा को देखो। इस बार एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रही है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे। यानी फोर्स लगाई थी तुमने ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे। ये F की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो लॉजिकली दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कि cos 180 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री बताती है कि -1 होती है, तो यू विल गेट अ -1। अरे वाह, अगर ये -1 हो गया तो आंसर आया -F एक्सटर्नल इनटू H, मतलब अगर नेगेटिव हो जाएगा, जी हां नेगेटिव हो जाएगा। पर तुम तो ये कह रहे हो कि स्लो डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो mg के बराबर है, इस वजह से तुम्हारा वर्क डन जो है वो आएगा -mgh। अरे वाह, तो बहुत ध्यान से देखना कि वर्क डन को तुम mgh अपने मन से नहीं लिख रहे, अपने आप नहीं हो रहा है। वर्क डन mgh तब हो रहा है जब ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट स्लो है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बात बन गई। तुम देखो 4 केसेस मैंने तुमको पढ़ाए। बाई ग्रेविटी में एसेंड नेगेटिव है और डिसेंड पॉजिटिव है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी में एसेंड पॉजिटिव है और डिसेंड नेगेटिव है। उल्टा हो गया। ठीक ठीक, तो चलो इसी का एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। वर्क डन
किसका? सबसे पहले समझना है बाय ग्रेविटी, और यहां क्या लिखेंगे बेटा? अगेंस्ट ग्रेविटी। सबसे पहले तो ये देखो, वर्क डन कौन से केस का लिखना है वो देखो। वर्क डन सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा किसमें? एसेंड में, और यहां क्या लिखेंगे बेटा? डिसेंड। अब मैं पहले तो चार्ट बनाऊंगा, फिर तुम्हें याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है। समझना बेटा, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ये तो इंश्योर करना पड़ेगा, और ग्रेविटी के वर्क डन को नलीफाई करने के लिए, एक्सेलरेशन को नलीफाई करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को ऊपर लगाना है। अब अगर एसेंड का केस पढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हुई तो ये पॉजिटिव हो गया, और ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई तो नेगेटिव हो गया। यानी एसेंड के केस में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि -mgh, और अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव होगा, तो हम यहां पॉजिटिव लिख देते हैं और लिखते हैं +mgh। और ठीक इसका उल्टा डिसेंड के केस में हो जाएगा, डिसेंड में ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा +mgh, और अगेंस्ट द ग्रेविटी का डिसेंड के केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा, हम लिखेंगे -mgh। तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी और बाय द ग्रेविटी के फोर्सेस के वर्क डन को समझें, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी कुछ भी लिख दिया, क्योंकि आंसर mgh ही आता है सभी केसेस में, इसलिए बच्चे हमेशा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। आई होप कंफ्यूजन सारी मिट गई है, धूल उड़ चुकी है, चीजें साफ हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वर्क डन बाय और अगेंस्ट द ग्रेविटी की बातें हो गई, अब चेक करते हैं कि वर्क डन ऑफ ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता। अगर ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो ग्रेविटी का अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग अब चेक करने जा रहे हैं। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितना अच्छा लिखा है। देखो बेटा, कंजर्वेटिव नेचर का मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, तो डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो चलो डिफरेंट केसेस बनाते हैं। सबसे पहले एक ब्लॉक लेते हैं। ब्लॉक क्या? ऐसे ही मान लो छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है, आप इसे खींचकर वर्टिकली ऊपर ले जा रहे हो, क्योंकि तुम इसे वर्टिकली ऊपर ले जा रहे हो, यहां पहुंच गए, इस हाइट को हम कितना लेते हैं बेटा? h लेते हैं। तो नीचे क्या काम कर रहा है? mg। ऊपर क्या काम करेगा बेटा? f एक्सटर्नल। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि f एक्सटर्नल mg बराबर हो जाए, क्योंकि केस ही वही पड़ रहा है, स्लो डिस्प्लेसमेंट वाला। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट आपको इन केसेस में बताए जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट्स कैसे होंगे बेटा? स्लो डिस्प्लेसमेंट्स। तो आप देखें, जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का है वो है बेटा mgh, पॉजिटिव होगी, है ना? और ये वर्क डन आया। तुम इस केस को पढ़ चुके हो, अभी पीछे पढ़ा। तो अगर हम पाथ बदलकर वर्टिकल हाइट का डिस्प्लेसमेंट h मेंटेन करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि वर्क डन mgh ही आए? क्योंकि पाथ बदलने पर भी अगर वर्क डन सेम आएगा तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ये भाई आपका, अब इसे आप देखें, इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट जो है वो मान लो h है, ठीक है, और ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। अब तुमने क्या किया, यहां पे एक ब्लॉक टांग दिया,
और इस ब्लॉक पर लगाया फोर्स इधर, क्या तुम इसे अगेंस्ट द ग्रेविटी ही खींच कर ले जा रहे हो? तो सब कहेंगे कि हाँ सर अगेंस्ट द ग्रेविटी ही खींच कर ले जा रहे हैं। तो बताइए जरा वर्क डन कैसे होगा? तो हम सोचते हैं कि चलो एक काम करो, इस इंक्लाइन की लंबाई को कितना मान लो, L, इंक्लाइन की लंबाई हो गई L। तो जो वर्क डन होगा जब इस ब्लॉक को तुम खींचकर यहाँ ले जाओगे इंक्लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और थोड़ा सा मोड़ लेना चाहिए ये, ठीक है, इस पॉइंट पर जब तुम ले जाओगे तो बेसिकली जो वर्क डन लिख रहे होगे वो लिखोगे बेटा F एक्सटर्नल इनटू L। ये सर ये mgs तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे सुनो तो भाई, सबसे पहली बात जब यहाँ पर हम हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो mg के अगेंस्ट लग रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो mg जो है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, यहाँ देखो mg वर्टिकल डाउनवर्ड काम कर रहा है, और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इंक्लाइंड प्लेन खुद भी इस पर फोर्स लगा रहा है जैसे तुम नॉर्मल कहते हो, और ये mg। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन का फोर्स है क्या तुम्हारा फोर्स mg को पूरी तरह बैलेंस कर रहा है? जवाब है नहीं। कोई भी बच्चा तुरंत इस बात को जवाब देगा कि सर देखिए ये वर्टिकल लाइन है, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होते, पूरी तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे होते तो बॉडी को वर्टिकल उठाते, हम तो इसको इंक्लाइन पे उठा रहे हैं। यानी कि हमारे फोर्स का कुछ हिस्सा ग्रेविटी के हिस्से में या ग्रेविटी का कुछ हिस्सा हम अपोज कर रहे हैं। इसके लिए कंपोनेंट बनाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो आपको कंपोनेंट बनाने का मैं तरीका बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रेप्लिका बनाएं जो इंक्लाइन को रिप्रेजेंट करे थीटा एंगल के साथ, सेम आ गया, ठीक है ना? और आप इस ब्लॉक को इन बिटवीन कहीं भी रख दीजिए क्योंकि स्लोप सेम है, इसलिए उसे कहीं भी रखकर एनालाइज किया जा सकता है। मैं इस पर mg लगाता हूं, ये वेट। ध्यान दीजिएगा इस वेट के बच्चों दो कंपोनेंट बनाइए, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के अलोंग। बच्चे इस बात पे बहुत बवाल कर सकते हैं कि कंपोनेंट क्यों किए वेट के? इसलिए किए कि अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ये वेट इसे नीचे खींच कर ला रहा है, तो जवाब है हाँ। क्या ये वेट इस इंक्लाइन को अंदर दबा रहा है, तो जवाब है हाँ। यानी इस वेट के, इस mg ग्रेविटी की फोर्स के दो नेचर हैं, इसे नीचे ढकेलने वाला और इसे दबाने वाला। हम जो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली इस नीचे ड्रैग करके ले जाने वाली फोर्स के अगेंस्ट है। इस दबाने वाले नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि इस दबाने वाले नेचर से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, इस वजह से बच्चों हम ये इंश्योर करेंगे कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ इस कंपोनेंट के अगेंस्ट है। इसलिए F एक्सटर्नल की जगह mg नहीं आएगा। तो चलो क्या आएगा वो आपको बताते हैं। देखो 90 डिग्री, ये थीटा है, ये थीटा है, तो बच्चा ये 90 माइनस थीटा है। अब तुम देखोगे कि ये टोटल 90 डिग्री और 90 में अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बेसिक ज्योमेट्री। अब तुम जानते हो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है कि अगर फोर्स के कंपोनेंट करने हो तो जहां है थीटा वहां है cos थीटा। ये डायलॉग की तरह याद कर लो, कभी कंपोनेंट बनाने में गलती नहीं होगी। दो कंपोनेंट बनाने, एक अपनी मर्जी का, एक उसके परपेंडिकुलर, और फिर लिखना है कहीं थीटा, तो जहां है थीटा वहां है cos थीटा, और थीटा से जो भी दूर है वो है sin थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्चुअली mg को बैलेंस नहीं कर रही है, mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है। काम की बात है, सबसे ज्यादा काम की यही बात है। आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया होगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया होगा। सुनिए, बहुत काम की चीज है। यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है, mg के कंपोनेंट को, उसके टुकड़े को बैलेंस कर रही है, और लॉजिकल भी वहां यही था। आप इस एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को लिखिए। F एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, mg sin थीटा, और बाद में क्या लिखा हुआ है, L। मैं इसे mg लिखता हूं और लिख देता हूं बेटा L sin थीटा, और फिर इस L sin थीटा पे कमेंट करने की बारी आएगी। आप चेक करिए जरा, इस ट्रायंगल में मैं यूज करता हूं sin थीटा। क्या sin थीटा इज परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज? तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, h, और हाइपो कितना है बच्चे, L। तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, L sin थीटा मल्टीप्लाई कर लो। इसका अर्थ ये निकल कर आया कि L sin थीटा बेसिकली h है। जी हाँ, h है। यानी ये क्या बन गया बच्चा, mgh। क्या बात है, आपने वर्क डन निकाल कर रख दिया mgh। यानी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप स्ट्रेट लाइन में ले जा रहे हैं तो भी mgh है, आप इंक्लाइंड पर ले जा रहे हैं तो भी mgh है। और इंक्लाइंड तो छोड़ो यार, किसी भी तरह से ले जाओगे, देखना बताता हूं।
आप बॉडी को ऐसे 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 ले जाओ तो सिर्फ ये वर्टिकल हाइट्स के वर्क डन ऐड होते रहेंगे और ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स कटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। यानी ग्रेविटी का वर्क सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है और वो है कि वर्टिकल हाइट कितनी है। वर्टिकल हाइट डिसाइड करती है कि ग्रेविटी का वर्क क्या होगा। अच्छा, यानी W इक्वल टू mgh में h अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी या बाय द ग्रेविटी वर्क है तो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख लें इसे, वर्टिकल हाइट। तो आप बस वर्टिकल हाइट देखिए और ग्रेविटी का वर्क या ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क लिख दीजिए। सही है यार, बात तो बन गई। हाँ, हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया कि कंजर्वेटिव नेचर होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी में। अब यहां से एक टॉपिक जिसे हम आज के दिन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डील करेंगे ऐसा डिक्लेयर किया था, तो आज पोटेंशियल एनर्जी का स्टार्ट करके छोड़ेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी की पूरी भूमिका है जो आज हम लोगों ने लगभग 1 घंटे के आसपास करी है। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगी। चेक करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कुछ बच्चों के मन में इस बात का भ्रम होता है कि काइनेटिक एनर्जी का अर्थ होता है कि वो एनर्जी जो मोशन की वजह से है और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो रेस्ट की वजह से। काइनेटिक एनर्जी तक सब सही चल रहा था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को जैसे ही बच्चा रेस्ट से जोड़ता है चीजें गलत हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सही परिभाषा लिखते हैं। देखिएगा, द एनर्जी possessed by a body due to its specific location or arrangement। स्पेसिफिक लोकेशन और अरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में होती है वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा अर्थ ये है कि बॉडी किस जगह पर है, जमीन से कितना ऊपर है, उसकी स्पेशल लोकेशन, उसका अरेंजमेंट ये बताएगा कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। रेस्ट से मतलब नहीं है। टेक अ स्प्रिंग, उसको खींच दो तो स्प्रिंग में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। उसका अरेंजमेंट बताएगा कितना ज्यादा स्ट्रेच है, जितना स्ट्रेच है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना कम स्ट्रेच है उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी। तो अरेंजमेंट ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उसका स्ट्रेच होना, उसका डिस्ट्रेस्ड होना, उसका स्ट्रेन में रहना, बॉडी का डिस्प्लेस हो जाना, वर्टिकल हाइट पे आ जाना बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब जमीन से ऊपर आ गए तो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे चल भी रहे हो तो भी mgh पोटेंशियल एनर्जी है। रेस्ट और मोशन का पोटेंशियल एनर्जी से कोई मतलब नहीं। दो शब्दों का है। कौन से दो शब्द हैं, स्पेसिफिक लोकेशन, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, और दूसरा अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कई किताबें कॉन्फ़िगरेशन शब्द से जोड़ती है। क्योंकि हम अभी 10th में हैं इसलिए इन भारी भरकम शब्दों से थोड़ा बचते हैं, बट क्योंकि जानते तो हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश हम लोगों को सबको अच्छी आती है यार, आईसी बोर्ड के बच्चे हैं, आपको आता है, तो ये भी शब्द इस्तेमाल होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड रहती है और जब चाहते हैं तब इस एनर्जी को दोबारा से रिट्राइव किया जा सकता है, रीगेन किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। ये सिस्टम में स्टोर्ड रहने वाली एनर्जी है। हम उस एनर्जी का टारगेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं जो सिस्टम में स्टोर है। इसलिए हम इस चैप्टर को अब मोड़ेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की तरफ। आज भूमिका बनाई कंजर्वेटिव फोर्सेस की और भूमिका बनाई वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट ग्रेविटी की, और पहुंचे पोटेंशियल एनर्जी के दरवाजे पर। दरवाजा खुल गया है, पोटेंशियल एनर्जी की सही एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। और अब इस लैंग्वेज और इस डेफिनेशन के बाद पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट केसेस और उनके यूजेस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। आज की कहानी को बेटा यहाँ विराम देते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल डिस्कशन। बहुत शानदार टॉपिक है, मैकेनिक्स में बहुत दमदार चीज है काइनेटिक और पोटेंशियल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको साउथ सिटी पीसीएमबी पे आईसीएससी के पूरे ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। भूलना नहीं, जाने मत देना, ये पूरे कोर्स करेंगे हम लोग। आईसीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के साथ।